सुप्रभात बच्चों, मैं रेणु पारिक, प्राध्यापक हिंदी, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय साबुआणा। आज हम कक्षा 12 की सर्जना पुस्तक के 14वें अध्याय ठेले पर हिमालय, जिसके लेखक हैं धर्मवीर भारती, का अध्ययन करेंगे। ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती। सबसे पहले बच्चों इनका परिचय देखते हैं। जन्म सन 1926, मृत्यु सन 1997। धर्मवीर भारती का जन्म अतार सुइया इलाहाबाद में हुआ था। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने काव्य, उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध और आलोचना सभी विधाओं में सृजन किया। साप्ताहिक पत्रिका धर्म युग का संपादन कर वे काफ़ी लोकप्रिय हुए। इससे पूर्व भारती इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक और कुछ समय तक साप्ताहिक संगम के संपादक भी रह चुके थे। उनकी रचनाओं में मध्यम वर्ग के जीवन संघर्ष, भारतीय संस्कृति के स्वर्णिम मूल्य तथा लोक जीवन की सजीव झांकी मिलती है। उनकी मुख्य रचनाओं में गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा तथा 11 सपनों का देश, ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना अभी भी व आद्यंत ये काव्य हैं। मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, ये इनके कहानी संग्रह हैं। अंधा युग पद्य नाटक है इनका। ठेले पर हिमालय, कहनी अनकहनी व पश्यंती प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त इन्होंने रेखाचित्र, आलोचना, एकांकी, नाटक, संस्मरण और यात्रा विवरण विधा में भी उल्लेखनीय सृजन कर पाठकों का दिल जीता है। प्रस्तुत निबंध ठेले पर हिमालय में लेखक ने कौसानी के पर्वतीय क्षेत्र में हिमालय की प्राकृतिक छटा, शांति, स्तब्धता और बर्फीली चोटियों के नैसर्गिक सौंदर्य का मनोहारी वर्णन किया है। नैसर्गिक सौंदर्य यानी वहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है कि किस प्रकार का वहाँ वातावरण है, किस प्रकार की प्रकृति है, उसका इन्होंने बहुत ही मनोहारी यानी कि मन को हरने वाला सुंदर वर्णन किया है। सोमेश्वर की घाटी में बसा कौसानी हमें स्विट्जरलैंड का आभास कराता है। ठेले पर लदी बर्फ की सिलियां देखकर कवि के स्मृति पटल में कौसानी का वह स्वर्णिम सौंदर्य सजीव हो उठता है, जिसमें बादलों के बीच नीले आकाश की चांदनी भरी रातें, केसर में होती घाटी की संध्या और बर्फानी दिवस समस्त शाप, ताप, संघर्ष और अंतर्द्वंद से मुक्त करने वाले होते हैं। निबंध को पढ़ते हुए पाठक के चित्त में यह सौंदर्य प्रत्यक्ष मूर्तिमान हो उठता है। यानी कि ये जो निबंध है इसको जब हम बच्चों पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है कि हम स्वयं जो है कौसानी में ही आकर खड़े हो गए हैं। यानी कौसानी का इतना सुंदर लेखक ने चित्रण किया है कि वो चित्रण हमारी आंखों के सामने मूर्तिमान हो जाता है, सजीव हो जाता है। तो बच्चों अब अध्ययन करते हैं ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय खासा दिलचस्प शीर्षक है ना। खासा कवि खुद, लेखक खुद ही कह रहा है कि खासा दिलचस्प, यानी हम जब इस नाम को पढ़ते हैं ठेले पर हिमालय, और यकीन कीजिए इसे बिल्कुल ढूंढना नहीं पड़ा, बैठे बिठाए मिल गया। अभी कल ही की बात है, एक पान की दुकान पर मैं अपने एक गुरुजन उपन्यासकार मित्र के साथ खड़ा था कि ठेले पर बर्फ की सिल्ली लादे हुए बर्फ वाला आया। ठंडे चिकने चमकते बर्फ से भाप उड़ रही थी। मेरे मित्र का जन्म स्थान अल्मोड़ा है। वे क्षण भर उस बर्फ को देखते रहे, उड़ती हुई भाप में खोए रहे और खोए खोए से ही बोले, यही बर्फ तो हिमालय की शोभा है। और तत्काल शीर्षक मेरे मन में कौंध गया, ठेले पर हिमालय। ठेला ठेला होता है ना बच्चों, जो ये सब्जी बेचने वाले जिस पर सब्जी रख कर लाते हैं, ये ठेला होता है। और हिमालय कहने का मतलब है कि उस ठेले पर किसी ने बर्फ की सिलियां रख रखी थी और उनको देखकर लेखक के मन में ये शीर्षक आ गया, ये विचार आ गया कि ठेले पर हिमालय के इस आदमी ने इस छोटे से ठेले के ऊपर जैसे पूरे हिमालय को लेकर ये आ गया हो। पर आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप नए कवि हो तो भाई इसे ले जाएं और इस शीर्षक पर 200-300 पंक्तियाँ बेडोल बेतुकी लिख डालें। शीर्षक मौंजू है। अगर नई कविता से नाराज हो, सुललित गीतकार हो तो भी गुंजाइश है। इस बर्फ को डांटें, उतर आओ।
ऊंचे शिखर पर बंदरों की तरह क्यों चढ़ बैठे हो नए कवियों, ठेले पर लदो, पान की दुकानों पर बिको। ये तमाम बातें उस समय मेरे मन में आई और मैंने अपने गुरुजन मित्र को बताई भी। वे हंसे भी, पर मुझे लगा कि वह बर्फ कहीं उनके मन को खरोंच गई है। और ईमान की बात यह है कि जिसने 50 मील दूर से भी बादलों के बीच नीले आकाश में हिमालय की शिखर रेखा को चांद तारों से बात करते देखा है, चांदनी में उजली बर्फ को धुंधली हल्के नीले जाल में दूधिया समुद्र की तरह मचलते और जगमगाते देखा है, उसके मन पर हिमालय की बर्फ एक ऐसी खरोंच छोड़ जाती है जो हर बार याद आने पर पिरा उठती है। मैं जानता हूँ, क्योंकि वह बर्फ मैंने भी देखी है। लेखक अपने एक यात्रा वृत्तांत के बारे में बता रहा है कि हिमालय पर्वत की जब उसने यात्रा की उस समय उसको वहां पर कि हिमालय की जो चोटियां हैं, शिखर रेखा यानी उसकी जो चोटियां हैं वो चांद तारों से, यानी इतनी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, ऐसे लगता है कि वो एकदम चांद तारों के पास पहुंच गई है। और उसके ऊपर जो उसकी बर्फ है वो ऐसे लगती है जैसे दूधिया समुद्र, कोई दूधिया समुद्र। कि हिमालय पर्वत को जब हम बच्चों देखते हैं तो वहां पर जो बर्फ है वो बर्फ ही बर्फ का वातावरण ऐसे लगता है जैसे कि दूधिया समुद्र हो। इसी सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन जो है लेखक कर रहा है। सच तो यह है कि सिर्फ बर्फ को बहुत निकट से देख पाने के लिए ही हम लोग कौसानी गए थे। नैनीताल से रानीखेत से मजगाली के भयानक मोड़ों को पार करते हुए कोसी से एक सड़क अल्मोड़े चली जाती है, दूसरी कौसानी। कितना कष्टप्रद, कितना सूखा और कितना कुरूप है वह रास्ता। पानी का कहीं नाम निशान नहीं, सूखे भूरे पहाड़, हरियाली का नाम नहीं। ढालों को काट कर बनाए हुए टेढ़े मेढ़े रास्तों पर अल्मोड़े का एक नौ सिखिया यानी जो अभी अभी ताजा ही सीखने लगा हो, लापरवाह ड्राइवर जिसने बस के तमाम मुसाफिरों की ऐसी हालत कर दी कि जब हम कोसी पहुंचे तो सभी के चेहरे पीले पड़ चुके थे। कोसानी जाने वाले सिर्फ हम दो थे, वहां उतर गए। बस अल्मोड़े चली गई। सामने के एक टीन के शेड में काठ के बेंच पर बैठकर हम वक्त काटते रहे। तबीयत सुस्त थी और मौसम में उमस थी, क्योंकि जो रास्ते का वातावरण था वो इस प्रकार का सूखा वातावरण था कि उससे लेखक को जो है थोड़ी घबराहट महसूस हो रही थी। 2 घंटे बाद दूसरी लारी आकर रुकी और जब उसमें से प्रसन्न वदन शुक्ल जी को उतरते देखा तो हम लोगों की जान में जान आई। शुक्ल जी यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल जी जैसा सफर का साथी पिछले जन्म के पुण्यों से मिलता है। उन्होंने हमें कौसानी आने का उत्साह दिलाया था और खुद तो कभी उनके चेहरे पर थकान या सुस्ती दिखी ही नहीं, पर उन्हें देखते ही हमारी सारी थकान काफूर हो जाया करती थी। पर शुक्ल जी के साथ यह नई मूर्ति कौन है? लंबा दुबला शरीर, पतला सांवला चेहरा, एमिल जोला सी दाढ़ी, ढीला ढाला पतलून, कंधे पर पड़ी हुई ऊनी जर्किन, बगल में लटकता हुआ जाने थर्मस या कैमरा या बाइनाकुलर। यह खासी अटपटी चाल थी बाबू साहब की। उनके साथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साथ जो एक व्यक्तित्व आए थे, उनके व्यक्तित्व के बारे में लेखक वर्णन कर रहा है। यह पतला दुबला मुझ जैसा ही सिंकिया शरीर और उस पर आपका झूमते हुए आना। मेरे चेहरे पर निरंतर घनी होती उत्सुकता को ताड़ कर शुक्ल जी ने कहा, हमारे शहर के मशहूर चित्रकार हैं सेन, अकादमी से इनकी कृतियों पर पुरस्कार मिला है, उसी रुपए से घूमकर छुट्टियां बिता रहे हैं। थोड़ी देर में हम लोगों के साथ सेन घुल मिल गया। कितना मीठा था हृदय से वह। वैसे उसके कर्तव्य आगे चलकर देखने में आए। कोसी से बस चली तो रास्ते का सारा दृश्य बदल गया। सुडोल पत्थरों पर कलकल करती हुई कोसी, किनारे के छोटे छोटे सुंदर गांव और हरे मखमली खेत। कितनी सुंदर है सोमेश्वर की घाटी, हरी भरी। एक के बाद एक बस स्टेशन पड़ते थे, छोटे छोटे पहाड़ी डाक खाने, चाय की दुकानें और कभी कभी कोसी या उसमें गिरने वाले नदी नालों पर बने हुए पुल।
कहीं कहीं सड़क निर्जन चीड़ के जंगलों से गुजरती थी। टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे रेंगती हुई कंकरीली पीठ वाले अजगर सी सड़क पर धीरे धीरे बस चली जा रही थी। रास्ता सुहावना था और उस थकावट के बाद उसका सुहावनापन हमें तंद्रालस बना रहा था। तंद्रालस का मतलब है कि नींद के आलस में हमें डुबो रहा था। लेखक ने कितना सुंदर वर्णन किया है। लेखक ने कितना सुंदर वर्णन किया है कि सड़क को कैसा बता दिया, अजगर सी। पर ज्यों ज्यों बस आगे बढ़ रही थी हमारे मन में एक अजीब सी निराशा छाती जा रही थी। अब तो हम लोग कोसानी के नज़दीक थे। कोसी से 18 मील चले आए। कोसानी सिर्फ 6 मील है। पर कहाँ गया वह अतुलित सौंदर्य, वह जादू जो कोसानी के बारे में सुना जाता था। आते समय मेरे एक सहयोगी ने कहा था कि कश्मीर के मुकाबले में उन्हें कोसानी से ने अधिक मोह है। गांधी जी ने यही अनासक्ति योग लिखा था। कहा था कि स्विट्जरलैंड का आभास कोसानी में ही होता है। ये नदी, घाटी, खेत, गांव सुंदर हैं, किंतु इतनी प्रशंसा के योग्य तो नहीं है। हम कभी कभी अपना संशय शुक्ल जी से व्यक्त भी करने लगे और ज्यों ज्यों कोसानी नजदीक आता गया त्यों त्यों अधैर्य, फिर असंतोष और अंत में क्षोभ हमारे चेहरे पर झलक आया। शुक्ल जी की क्या प्रतिक्रिया थी हमारी इन भावनाओं पर, यह स्पष्ट नहीं हो पाया क्योंकि वे बिल्कुल चुप थे। सहसा बस ने एक बहुत लंबा मोड़ लिया और ढाल पर चढ़ने लगी। सोमेश्वर की घाटी के उत्तर में जो ऊंची पर्वतमाला है उस पर बिल्कुल शिखर पर कोसानी बसा हुआ है। कोसानी से दूसरी ओर फिर ढाल शुरू हो जाती है। कोसानी के अड्डे पर बस जाकर रुकी। छोटा सा बिल्कुल उजड़ा सा गांव और बर्फ का तो कहीं नाम निशान नहीं। बिल्कुल ठगे गए हम लोग। क्यों? क्योंकि लेखक और ये सोच कर गए थे उनके मित्र कि कोसानी जा रहे हैं तो वहाँ बर्फ ही बर्फ देखने को मिलेगी, प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिलेगा। लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। कितना खिन्न था मैं। अनखाते हुए बस से उतरा कि जहाँ था वहीं पत्थर की मूर्ति सा स्तब्ध खड़ा रह गया। कितना अपार सौंदर्य बिखरा था सामने की घाटी में। इस कोसानी की पर्वतमाला ने अपने अंचल में यह जो क्लियूर की रंग बिरंगी घाटी छिपा रखी है, इसमें किन्नर और यक्ष ही तो वास करते होंगे। 50 मील चौड़ी यह घाटी हरे मखमली कालीनों जैसे खेत, सुंदर गेरू की शिलाएं काट कर बने हुए लाल लाल रास्ते, जिनके किनारे सफेद सफेद पत्थरों की कतार और इधर उधर से आकर आपस में उलझा जाने वाली बेलें की लड़ियों सी नदियां। मन में बेसाख्ता यही आया कि इन बेलों की लड़ियों को उठाकर कलाई में लपेट लूं। यानी बेलों की लड़ियां कहने का मतलब है कि वहां पर जो बेलें लगी हुई थी, पौधे लगे हुए थे, वो ऐसे लग रहे थे जैसे कि नदियां हो, यानी घूमती घामती नदियां हो। अकस्मात हम एक दूसरे लोक में चले आए थे। इतना सुकुमार, इतना सुंदर, इतना सजा हुआ और इतना निष्कलंक लगा कि इस धरती पर तो जूते उतार कर पांव पोंछ कर आगे बढ़ना चाहिए। धीरे धीरे मेरी निगाहों ने इस घाटी को पार किया जहाँ ये हरे खेत और नदियाँ वन क्षितिज के धुंधलेपन में नीले कोहरे में धुल जाते थे। वहां पर कुछ छोटे पर्वतों का आभास अनुभव हुआ। उसके बाद बादल थे और फिर कुछ नहीं। कुछ देर उन बादलों में निगाह भटकती रही कि अकस्मात फिर एक हल्का सा विस्मय का धक्का मन को लगा। इन धीरे धीरे खिसकते हुए बादलों में यह कौन चीज है जो अटल है? यह छोटा सा बादल के टुकड़े सा और कैसा अजब रंग है। इसका न सफेद, न रुपैला, न हल्का नीला, पर इन तीनों का आभास देता हुआ यह है क्या? बर्फ तो नहीं है। हाँ जी, बर्फ नहीं है तो क्या है? अकस्मात बिजली सा विचार मन में कौन था। कितनी सुंदर सुंदर बच्चों उपमाएं दी हैं। कभी नदियों की लड़ियों, बेलों की लड़ियों को नदियों के समान बताया है। कभी जो विचार कोई आया तो उसको बिजली के समान बताया है। इसी घाटी के पार वह नागाधिराज पर्वत सम्राट हिमालय है। इन बादलों ने उसे ढांक रखा है। वैसे ये वह क्या सामने है? उसका एक छोटा सा बाल स्वभाव शिखर बादलों की खिड़की से झांक रहा है। मैं हर्षातिरेक से चीख उठा। हर्षातिरेक यानी प्रसन्न होकर। बर्फ वह देखो। शुक्ल जी, सेन सभी ने देखा, पर अकस्मात वह फिर लुप्त हो गया। लगा उसे बाल शिखर जान किसी ने अंदर खींच लिया है। खिड़की से झांक रहा है कि कहीं गिर न पड़े,
पर उस एक क्षण के हिम दर्शन ने हम में जाने क्या भर दिया था। सारी खिन्नता, निराशा, थकावट सब छूमंतर हो गई। सब आकुल हो उठे। अभी ये बादल छंट जाएंगे और फिर हिमालय हमारे सामने खड़ा होगा। निरावृत असीम सौंदर्य राशि हमारे सामने अभी अभी अपना घूंघट धीरे धीरे खिसका देगी। और तब सचमुच मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। शुक्ल जी शांत थे, केवल मेरी ओर देखकर कभी कभी मुस्कुरा देते थे। जिसका अभिप्राय था, इतने अधीर थे, कोसानी आया भी नहीं और मुंह लटका लिया। अब समझे यहाँ का जादू। डाक बंगले के खान सामे ने बताया कि आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं साहब। 14 टूरिस्ट आकर हफ्ते भर पड़े रहे, पर बर्फ नहीं दिखी। आज तो आपके आते ही आसार खुलने के हो रहे हैं। सामान रख दिया गया, पर सभी बिना चाय पिए सामने के बरामदे में बैठे रहे और एक टक सामने देखते रहे। बादल धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे और एक एक कर नए शिखरों की हिम रेखाएं अनावृत हो रही थी। अनावृत का मतलब है कि हिम रेखाओं से जब बादल हट रहे थे, तो अनावृत का मतलब होता है पर्दे से बाहर निकलना। एक तो हिम रेखाएं जो हैं वो भी अपने मूल रूप में आ रही थी। और फिर सब खुल गया। बाईं ओर से शुरू होकर दाईं ओर गहरे शून्य में धंसती जाती हुई हिम शिखरों की उबड़ खाबड़ रहस्यमयी रोमांचक श्रृंखला। हमारे मन में उस समय क्या भावनाएं उठ रही थी, यह अगर बता पाता तो यह खरोंच, यह पीर ही क्यों रह गई होती। सिर्फ एक धुंधला सा संवेदन इसका विषय था कि जैसे बर्फ की सिल के सामने खड़े होने पर मुंह पर ठंडी ठंडी भाप लगती है, वैसे ही हिमालय की शीतलता माथे को छू रही है। सारे संघर्ष, सारे अंतर्द्वंद, सारे ताप नष्ट हो रहे हैं। क्यों पुराने साधकों ने दैहिक, दैविक, भौतिक कष्टों को ताप कहा था। उसे शमित करने के लिए वे क्यों हिमालय पर जाते थे। यह पहली बार समझ में आया था कि जो पुराने समय में हमारे जो ऋषि महात्मा हुआ करते थे, तो वो तपस्या करने के लिए कहाँ जाते थे बच्चों, हिमालय पर्वत पर। तो लेखक कह रहा है कि आज मुझे यह एहसास हो रहा था कि वो क्यों आते थे। और अकस्मात एक दूसरा तथ्य मेरे मन के क्षितिज पर उदित हुआ। कितनी कितनी पुरानी है यह हिमराशि। जाने किस आदिम काल से यह शाश्वत, अविनाशी, अविनाशी यानी जो कभी नष्ट न हो, हिम इन शिखरों पर जमा हुआ है। कुछ विदेशियों ने इसीलिए हिमालय की इस बर्फ को कहा है चिरंतन हिम। चिरंतन हिम यानी लगातार, कभी न समाप्त होने वाली बर्फ। सूरज ढल रहा था। सुदूर शिखरों पर दर्रे, ग्लेशियर, ढाल, घाटियों का क्षीण आभास मिलने लगा था। आतंकित मन से मैंने यह सोचा था कि पता नहीं इन पर कभी मनुष्य का चरण पड़ा भी है या नहीं, या अनंत काल से इन सुने बर्फ ढके दर्रों में सिर्फ बर्फ के अंधड़ हू करते हुए बहते रहे हैं। सूरज डूबने लगा। धीरे धीरे ग्लेशियर में पिघली केसर बहने लगी। बर्फ कमल के लाल फूलों में बदलने लगी। घाटियां गहरी पीली हो गई। अंधेरा होने लगा तो हम उठे और मुंह हाथ धोने और चाय पीने लगे। पर सब चुपचाप थे, गुमसुम, जैसे सबका कुछ छिन गया हो। शायद सबको कुछ ऐसा मिल गया हो जिसे अंदर ही अंदर सहेजने में सब आत्मलीन हों या अपने में डूब गए हों। थोड़ी देर में चांद निकला और हम फिर बाहर निकले। इस बार सब शांत था, जैसे हिम सो रहा हो। मैं थोड़ा अलग आराम कुर्सी खींच कर बैठ गया। यह मेरा मन इतना कल्पनाहीन क्यों हो गया है। इसी हिमालय को देखकर किसने किसने क्या क्या नहीं लिखा। और यह मेरा मन है कि एक कविता तो दूर, एक पंक्ति, हाय एक शब्द भी नहीं जानता। पर कुछ नहीं, यह सब कितना छोटा लग रहा है इस हिम सम्राट के समक्ष। धीरे धीरे लगा कि मन के अंदर भी बादल थे जो छंट रहे थे। कुछ ऐसा उभर रहा है जो इन शिखरों की ही प्रकृति का है। कुछ ऐसा जो इसी ऊंचाई पर उठने की चेष्टा कर रहा है ताकि इनसे इन्हीं के स्तर पर मिल सके। लगा यह हिमालय बड़े भाई की तरह ऊपर चढ़ गया है और मुझे छोटे भाई को नीचे खड़ा हुआ कुंठित और लज्जित थोड़ा देखकर थोड़ा उत्साहित भी कर रहा है। स्नेह भरी चुनौती भी दे रहा है। हिम्मत है, ऊंचे उठोगे। सहसा सन्नाटा तोड़कर सेन रविंद्र की कोई पंक्ति गा उठा, जैसे तंद्रा टूट गई। तंद्रा यानी नींद। हम सक्रिय होटे। अदम्य शक्ति, उल्लास और आनंद जैसे हम में छलक पड़ रहा था। सबसे अधिक खुश था सेन। बच्चों की तरह चंचल,
चिड़ियों की तरह चहकता हुआ बोला, भाई साहब हम तो वंडरस्ट्रक हैं कि यह भगवान का क्या क्या करतूत इस हिमालय में होता है। इस पर हमारी हंसी मुश्किल से ठंडी हो पाई थी कि अकस्मात वह शीर्षासन करने लगा। शीर्षासन का मतलब है सिर नीचे और पैर ऊपर। पूछा गया तो बोला हम नए पर्सपेक्टिव से हिमालय देखेगा। बाद में मालूम हुआ कि वह बम्बई की अत्याधुनिक चित्रशैली से थोड़ा नाराज है और कहने लगा ओ सब जीनियस लोग, शीर का बल खड़ा होकर दुनिया को देखता है, इसी से हम भी शीर का बल हिमालय देखता है। दूसरे दिन घाटी में उतरकर 12 मील चलकर हम बैजनाथ पहुंचे, जहां गोमती बहती है। गोमती की उज्जवल जलराशि में हिमालय की बर्फीली चोटियों की छाया तैर रही थी। पता नहीं उन शिखरों पर कब पहुंचूं। उस जल में तिरते हुए हिमालय से जी भर कर भेंटा, उसमें डूबा रहा। आज भी उसकी याद आती है तो मन पिरा उठता है। कल ठेले के बर्फ को देखकर वे मेरे मित्र उपन्यासकार जिस तरह स्मृतियों में डूब गए, उस दर्द को समझता हूँ। और जब ठेले पर हिमालय की बात कहकर हंसता हूँ तो उस दर्द को भुलाने का ही बहाना है। वे बर्फ की ऊंचाइयाँ बार बार बुलाती हैं और हम हैं कि चौराहों पर खड़े ठेले पर लद कर निकलने वाली बर्फ को देख कर ही मन बहला लेते हैं। किसी ऐसे क्षण में ऐसे ही ठेलों पर लदे हिमालयों को से घिर कर ही तुलसी ने नहीं कहा था, कबों को हो यहीं रह नहीं रहूंगे, मैं क्या कभी ऐसे ही रह सकूंगा। वास्तविकता हिम शिखरों की ऊंचाइयों पर। और तब मन में आता है कि फिर हिमालय को किसी के हाथ संदेशा भेज दूं, नहीं बंधु आऊंगा, मैं फिर लौट कर वहीं आऊंगा। उन्हीं ऊंचाइयों पर तो मेरा आवास है, वहीं मन रमता है। मैं करूं तो क्या करूं। लेखक का मन आज भी वापिस वहीं जाने को करता है, क्योंकि हिमालय पर्वत का जो सौंदर्य है वो बच्चों इतना मन को हरने वाला है कि लेखक कहना चाहता है कि उस हिमालय की इतनी सुंदरता को देखकर लेखक क्या किसी भी सामान्य व्यक्ति को बार बार उस प्राकृतिक सौंदर्य के दर्शन करने के लिए अवश्य जाना चाहिए। धन्यवाद।